हेलो दोस्तों, मैं देवांश प्रजापति एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल देवांश क्लासरूम में। तो दोस्तों, हमने जो एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर था, जो हाइपरटेंसिव ड्रग की जो एक क्लास थी, वो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ी थी। आज हम बात करने वाले हैं, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है ARB यानी एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर। ठीक है, हमने पढ़ा था एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर। वहाँ पे हम एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम को इनहिबिट कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे हम क्या करेंगे, एंजियोटेंसिन के जो रिसेप्टर होंगे, मेनली एंजियोटेंसिन 2 के जो रिसेप्टर होते हैं उसको हम ब्लॉक करेंगे यहाँ पे। ठीक है, अभी कैसे काम कर रहा है, किस तरीके से हाइपरटेंशन को रिड्यूस करेगा, इसके बारे में जानते हैं। देखिए, मैंने लास्ट लेक्चर में भी आपको बताया था कि होता क्या है कि जैसे हमारा बीपी रिड्यूस होता है बॉडी के अंदर, हमारा बीपी क्या होता है, फॉल करता है, तो हमारे किडनीज के अंदर कुछ सेंसर लगे होते हैं, प्रेशर सेंसिंग सेंसर। मतलब ऐसे सेंसर हैं जो प्रेशर को सेंस करते हैं, प्रेशर यानी ब्लड प्रेशर को, या आप कह सकते हो कि ब्लड के फ्लो को वो सेंस करते हैं। जो नॉर्मल फ्लो होना चाहिए, अगर उतना ही है तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं है, वो कोई एक्शन नहीं लेते हैं। लेकिन अगर ब्लड प्रेशर लो हो जाए तो वो एकदम से एक्टिवेट हो जाते हैं और एक्शन लेते हैं। तो देखिए, हमारे जो नेफ्रॉन्स होते हैं उसमें ये एफरेंट आर्टेरियोल है और ये इफरेंट आर्टेरियोल्स होता है। इसके सराउंडिंग में कुछ हमारे, क्योंकि ये जक्स्टाग्लोमेरुलस अपैरेटस है, तो इसमें जो सेल्स होंगी उसे हम बोलेंगे जेजी सेल्स। तो इसके सराउंडिंग में कुछ जेजी सेल्स होती हैं। ठीक है, ये जेजी सेल्स क्या होती हैं, इन्हें बोलते हैं हम जेजी सेल्स, जक्स्टाग्लोमेरुलस सेल, जेजी सेल्स। ये जेजी सेल्स हैं। ये एक प्रकार की प्रेशर सेंसिंग सेल होती हैं। ये प्रेशर को सेंस करती हैं, कितना प्रेशर यहाँ पे अप्लाई हो रहा है, यानी कि जितना ब्लड फ्लो ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा प्रेशर होगा। ठीक है, तो जैसे ब्लड प्रेशर लो होता है, ये उसको सेंस कर लेती हैं और सेंस करने के बाद ये रिलीज करती हैं रेनिन को। किसको? रेनिन को रिलीज करते हैं। किसको रिलीज करते हैं? रेनिन को ये रिलीज करते हैं। क्या हुआ? बीपी फॉल हुआ। बीपी फॉल होने के बाद जेजी सेल्स हैं, जेजी सेल्स किसको रिलीज कर रही हैं? हमारे रेनिन को। और ये कहाँ से रिलीज हो रहे हैं? हमारे किडनी से, यानी कि किडनी में जो प्रेजेंट नेफ्रॉन्स हैं, नेफ्रॉन में जो जेजी सेल्स हैं वो उसको रिलीज करती हैं। फिर ये रेनिन ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू आगे बढ़ता है, ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू आगे बढ़ेगा। फिर ये हमारे जब पोर्टल सर्कुलेशन में पहुंचता है, यानी कि लीवर के पास पहुंचेगा। ठीक है, वहाँ क्या होता है, लीवर हमेशा सिक्रीट कर रहा होता है एक एंजाइम को, ये होता है हमारा एंजियोटेंसिनोजिन। इसको बोलते हैं हम एंजियोटेंसिनोजिन। ये हमारा लीवर सिक्रीट कर रहा होता है, और ये एंजियोटेंसिनोजिन जो सिक्रीट हो रहा होता है वो हमारे रेनिन के साथ क्या करता है, रिएक्शन करता है, रेनिन के साथ रिएक्ट करेगा और ये कन्वर्ट हो जाता है एंजियोटेंसिन 1 में। किसमें? एंजियोटेंसिन 1 में, एंजियोटेंसिन 1। ठीक है, ये एंजियोटेंसिन 1 में क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया। रेनिन था, रेनिन ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू आगे बढ़ा, पोर्टल सर्कुलेशन में पहुंचा। पोर्टल सर्कुलेशन मतलब हमारा जो लीवर का सर्कुलेशन हो रहा होता है उसे हम पोर्टल सर्कुलेशन बोलते हैं। पोर्टल सर्कुलेशन में लीवर रिलीज कर रहा होता है एंजाइम एंजियोटेंसिनोजिन, और एंजियोटेंसिनोजिन जो है हमारा वो रेनिन के साथ रिएक्शन करके एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, अब एंजियोटेंसिन 1 हमारा बन चुका है, रेडी हो गया। अब ये आगे बढ़ेगा, उसके बाद ये हार्ट में जाएगा और हार्ट से होते हुए जाता है पल्मोनरी सर्कुलेशन में। पल्मोनरी सर्कुलेशन मतलब ये लंग्स में हमारे पहुंचेगा, और जब ये लंग्स के कैपिलरीज में जाता है तो लंग्स की कैपिलरीज क्या होती हैं, एक एंजाइम रिलीज कर रही होती है, इसको हम बोलते हैं एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, ACE, जिसके बारे में हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा भी था, ACE। तो जो एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम है वो क्या करता है, वो हमारे एंजियोटेंसिन 1 एंजियोटेंसिन 1 के साथ रिएक्ट करता है और इसको कन्वर्ट कर देता है एंजियोटेंसिन 2 में, एंजियोटेंसिन 2 में। इसमें एंजियोटेंसिन 2 में इसको कन्वर्ट कर दिया। अब मैंने आपको बताया भी था लास्ट लेक्चर में। अब एंजियोटेंसिन 2 क्या है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और ये क्या करता है हमारा, इसके बहुत सारे फंक्शन होते हैं। एक तो एंजियोटेंसिन क्या करता है, हमारी जो आर्टरीज होती हैं, जो हमारी धमनी होती हैं
ठीक है, उनमें क्या होता है, बहुत सारे रिसेप्टर होते हैं एंजियोटेंसिन 2 के लिए। आर्टरीज के अंदर रिसेप्टर मौजूद हैं, आर्टरी के अंदर रिसेप्टर हैं, वेन्स के अंदर भी रिसेप्टर मौजूद हैं। ठीक है, हमारा जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है उसमें पोस्टीरियर पिट्यूटरी में इसके बहुत सारे रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं, और इसके साथ साथ जो हमारा एड्रिनल ग्लैंड होती है उसके एड्रिनल कॉर्टेक्स में जो जोना ग्लोमेरुलोसा होता है उसमें बहुत सारे रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, यहाँ पे इसके रिसेप्टर है। अब ये क्या होगा, ये जो एंजियोटेंसिन 2 है अपने अपने रिसेप्टर पर जाके क्या होगा, अटैच हो जाएगा। जैसे ही यहाँ पे अटैच होगा, यहाँ पे एक रिएक्शन हो गई, और जैसे यहाँ ये अटैच होगा रिएक्शन हो गई, और हमारी आर्टरी जो है एक्टिवेट होती हैं, और इनमें आर्टेरियो डायलेशन होने आर्टेरियो कॉन्स्ट्रिक्शन होने लगता है। मतलब आर्टरीज का ल्यूमेन ऐसे चौड़ा है और एकदम से श्रिंक कर जाती है। श्रिंक करेगी तो जो लो बीपी है उसको ही कंट्रोल करने के लिए श्रिंक करता है, और श्रिंक करेगा तो बीपी बढ़ेगा। जैसे एक पाइप है, और अगर आप उसको दबाएंगे तो उसमें से निकलने वाला जो वाटर है उसका प्रेशर बढ़ता है, तो उसी प्रकार से ये ब्लड प्रेशर को श्रिंक होकर बढ़ा देता है। तो यहाँ पे भी वेनो कॉन्स्ट्रिक्शन होगा तो वेन्स भी हमारी क्या हो जाएंगी, श्रिंक हो जाएंगी। जब वेन ज़्यादा कॉन्टैक्ट हो जाएंगी, श्रिंक होंगी, तो क्या होगा, हमारा हार्ट के पास जो वीनस रिटर्न है ना, जो हार्ट के पास जो ब्लड लौट के आ रहा होता है, घूम के वेनस रिटर्न होता है, वो बढ़ेगा तो हमारा कार्डियक आउटपुट बढ़ेगा, और कार्डियक आउटपुट बढ़ेगा तो बीपी लगातार बढ़ता रहेगा। ठीक है, यानी कि वेनस रिटर्न बढ़ेगा तो हमारा कार्डियक आउटपुट बढ़ेगा और फिर बीपी इंक्रीज करेगा। ठीक है, ये यहाँ पे प्रोसेस होती है। ये इसका पहला फंक्शन है, किसका, एंजियोटेंसिन 2 का। दूसरा काम ये करता है हमारा पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड पे जाके, और जैसे यहाँ पे अटैच होता है ये रिलीज करता है एडीएच को, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। और ये एडीएच क्या करती है हमारी, ये हमारी किडनी में जाता है और वाटर का रीअब्जॉर्प्शन को बढ़ा देता है। मतलब एडीएच जो है पोस्टीरियर पिट्यूटरी से निकलेगा और वो किडनी में क्या करेगा, वाटर का रीअब्जॉर्प्शन बढ़ाएगा। मतलब यूरिन के थ्रू जो हमारा वाटर का लॉस हो रहा था उसको ये एब्जॉर्ब करेगा। जैसी वॉल्यूम बढ़ेगी भाई, जब वो एब्जॉर्ब होने लगेगा, अंदर रहेगा तो वॉल्यूम बढ़ेगी, वॉल्यूम बढ़ने का मतलब प्रेशर बढ़ेगा, उससे हमारा बीपी बढ़ेगा। ठीक है, तो जैसी वॉल्यूम इंक्रीज करेगी तो कार्डियक आउटपुट इंक्रीज करेगा, बीपी फिर हमारा इंक्रीज करेगा। थर्ड इसका काम होता है, ये हमारा एड्रिनल ग्लैंड पे जाता है, जोना एड्रिनल कॉर्टेक्स के जोना ग्लोमेरुलोसा पे जाके अटैच होगा, और यहाँ पे जैसे ही अटैच होता है ये रिलीज करता है हमारा किसको, ये रिलीज करेगा हमारा एल्डोस्टेरोन को, जो कि एक मिलेनोकॉर्टिकॉइड होता है। एल्डोस्टेरोन को ये रिलीज करेगा, और एल्डोस्टेरोन का फंक्शन हम सब जानते हैं कि एल्डोस्टेरोन क्या करता है, हमारे किडनी में क्या करता है, ये सोडियम और वाटर के रीअब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है। सोडियम को बढ़ाएगा और H2 वाटर के रीअब्जॉर्प्शन को क्या करता है, बढ़ा देता है। ठीक है, सोडियम और वाटर का रीअब्जॉर्प्शन ज़्यादा होने लगेगा, और जैसे सोडियम ज़्यादा होगा, जहाँ सोडियम है वहाँ पानी है, और पानी का भी एब्जॉर्प्शन कर ही रहा है, और जहाँ पानी है वहाँ वॉल्यूम ज़्यादा है, जहाँ वॉल्यूम ज़्यादा है वहाँ कार्डियक आउटपुट ज़्यादा है, जहाँ कार्डियक आउटपुट ज़्यादा है वहाँ बीपी ज़्यादा है, तो बीपी बढ़ेगा। तो इन सारी ये जो रिएक्शन हो रही है, रेनिन रिलीज हुआ, रेनिन ने फिर एंजियोटेंसिन 1 बना, एंजियोटेंसिन 2 बना, इसके बाद ये बीपी को बढ़ा रहा है। ठीक है, अब जैसे जो हाइपरटेंशन के पेशेंट होते हैं उनमें क्या होता है, स्ट्रेस के वजह से या और किसी बहुत से कारणों की वजह से क्या होता है, रेनिन बहुत ज़्यादा रिलीज हो रहा होता है एक्स्ट्रा, मतलब कोई ज़रूरत नहीं है रेनिन रिलीज करने की, लेकिन बहुत ही बाहरी कारणों की वजह से, मतलब जो भी एक्सटर्नल उसके फैक्टर होते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहा हूँ, तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम भी एक्टिवेट करता है रेनिन को रिलीज करने में, या फिर जो भी है इनएक्टिविटी है बॉडी के अंदर, है ना, बहुत ज़्यादा कोई फैटी है या कोलेस्ट्रॉल बॉडी ब्लड के अंदर बहुत ज़्यादा, इन सब फैक्टर की वजह से रेनिन बहुत ज़्यादा रिलीज होता है, और जब ये रेनिन रिलीज होगा तो बीपी हमारा बढ़ने लगता है। इससे पहले हमने पढ़ा था कि एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर के बारे में, एसी इनहिबिटर के बारे में। एसी इनहिबिटर में हम क्या कर रहे थे, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम को इनहिबिट कर दे रहे थे, तो ये रिएक्शन यहाँ रुक जा रही थी और एंजियोटेंसिन नहीं बन रहा था, तो बीपी कम हो रहा था। लेकिन आज यहाँ पे जो हमारा एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर है, इसमें हम क्या करेंगे, ये जो इसके रिसेप्टर हैं, हम यहाँ पे कोई रुकावट पैदा नहीं कर रहे हैं, एंजियोटेंसिन 2 को हम बनने दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप बनिए। और हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, ये जो हमारा रिसेप्टर है, ठीक है, ये जो रिसेप्टर है
इसको क्या करेंगे हम, रिसेप्टर को ही ब्लॉक कर देंगे। देखिए ये ताला है और हमारे पे चाबी क्या है, एंजियोटेंसिन 2। लेकिन अगर मैं ताले को ही ब्लॉक कर दूं, ताले के अंदर बहुत सारी मिट्टी भर दी मैंने, कुछ भर दिया और उससे जाम कर दिया, तो क्या हम उसमें चाबी लगा पाएंगे? तो चाबी लगेगी नहीं, लॉक खुलेगा नहीं, यानी कि बीपी नहीं बढ़ेगा। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे, जो ARBs होते हैं, एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर होते हैं, ये इन रिसेप्टर को के जाके क्या होता है, इन पर चिपक जाता है, इन्हें ब्लॉक कर देता है। इसे भी मैंने ब्लॉक कर दिया, यहाँ भी ये ब्लॉक हो गया, ये ब्लॉक हो गया, है ना। अगर ये ब्लॉक हो जाएगा तो क्या एंजियोटेंसिन जो 2 है वो यहाँ पे आकर अटैच हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। और जब ये यहाँ पे अटैच नहीं हो पाएगा तो ये रिएक्शन नहीं होगी, वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन नहीं होगा, आर्टेरियो कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा, ADH का सिक्रीशन नहीं होगा, एल्डोस्टेरोन का सिक्रीशन नहीं होगा, हमारा बीपी इंक्रीज नहीं करेगा। इतनी सिंपल सी बात है ये, यहाँ कुछ नहीं है, सिर्फ हमने इसको ब्लॉक कर दिया। किसको? रिसेप्टर को। अब आप बोलोगे कि एंजियोटेंसिन 2 यहाँ पे वर्क नहीं कर रहा है, ठीक है, बीपी यहाँ पे कंट्रोल हो रहा है। आप कहोगे कि जैसे ऐसे इनहिबिटर ब्लॉक कर रहा था वैसे ये भी उसको, मतलब सेम ही प्रोसेस है, लगभग सेम ही काम यहाँ पे हो रहा है। तो फिर अंतर क्या है? देखिए इसमें एक अंतर ये है कि जब हम AC इनहिबिटर को ब्लॉक करते हैं तो AC इनहिबिटर जो होता है हमारा, ACE इनहिबिटर जो होता है, ACE जो एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम जो होता है हमारा, ये क्या करता है, एक हमारे बॉडी के अंदर होता है ब्रेडिकाइनिन। जो ब्रेडिकाइनिन होता है वो एक इन्फ्लामेटरी मीडिएटर होता है जो इन्फ्लामेशन को क्रिएट करता है, या एक वैसोडाइलेटर होता है, इसको हम बोलते हैं, ठीक है। तो जो हमारा ब्रेडिकाइनिन होता है, तो AC इनहिबिटर, AC एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम का एक काम तो ये होता है कि एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट करता है, और उसका एक काम ये है कि जो बॉडी के अंदर एक्स्ट्रा जो, मतलब हमारे बॉडी में जो ब्रेडिकाइनिन बन रहा है, और ये ब्रेडिकाइनिन क्या करता है हमारा, क्या करता है, वैसोडाइलेशन भी करता है, और ये करता है हमारा, जो हमारे ब्रोंक्यूल्स होते हैं उनमें कॉन्ट्रैक्शन करता है, ब्रोंक्यूल्स में कॉन्ट्रैक्शन करेगा, ब्रोंको कॉन्ट्रैक्शन का काम भी ये करता है, ठीक है। लेकिन जो हमारा एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम है ये इसको डिग्रेड कर देता है, मतलब इसको तोड़ देता है और बॉडी से बाहर निकालने में हेल्प करता है, ताकि ब्रेडिकाइनिन का लेवल बॉडी के अंदर कम हो सके। ये एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम का काम होता है। लेकिन जो एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर होते हैं वो इसको ब्लॉक कर देते हैं। इसके वजह से क्या होगा, बॉडी के अंदर ब्रेडिकाइनिन का लेवल बहुत बढ़ने लगता है, और जब ब्रेडिकाइनिन बहुत ज़्यादा बॉडी में होगा तो उसके वजह से बॉडी के अंदर इन्फ्लामेशन होती है, या एंजियोएडिमा होने का बहुत बड़ा रीज़न होता है। इसमें आप पिक्चर में देख रहे होंगे, इसमें पेशेंट का जो है मुंह पूरा तरह सूज चुका है, इसकी लिप्स सूज चुके हैं, पूरा स्वेलिंग आ गई है उसके अंदर। ये जो काम होता है ये ब्रेडिकाइनिन की वजह से होता है, और ब्रेडिकाइनिन बढ़ जाता है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर की वजह से। जो ऐसे इनहिबिटर जो ड्रग होते हैं, ठीक है, जैसे कैप्टोप्रिल, एनालाप्रिल, रामीप्रिल जो हमने पढ़े थे, तो उनका बहुत बड़ा साइड इफेक्ट होता है एंजियोएडिमा। और दूसरा मैंने आपको बताया ब्रोंको कॉन्ट्रैक्शन करता है। तो क्या होगा, जो पेशेंट लॉन्ग टर्म इसको ले रहे होते हैं उनके अंदर ड्राई कफ होने लगता है, उनको खांसी होने लगती है, ठीक है। तो जो अस्थमैटिक पेशेंट है उनके लिए ये बहुत नुकसानदायक हो सकता है, या जो बहुत लॉन्ग टर्म से यूज़ कर रहे हैं उनको खांसी की दिक्कत हो सकती है, एंजियोएडिमा हो सकता है। तो इन सब कारणों के वजह से क्या है, अगर हम एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर को यूज़ करें तो ये एंजियोटेंसिन के रिसेप्टर को ब्लॉक करेगा, या ऐसे जो एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम है इसको ये कोई यहाँ पे कोई इनहिबिशन नहीं कर रहा है, तो ये अपना काम करता रहेगा। और ऐसी जो ACE एंजाइम है, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम है, ये ब्रेडिकाइनिन को तोड़ता रहेगा, डिग्रेड करेगा, डिग्रेडेशन करेगा और बॉडी से बाहर निकाल देगा। तो हमारे अंदर ड्राई कफ होने के पेशेंट में ड्राई कफ और एंजियोएडिमा, ये जो दो साइड इफेक्ट हैं ये देखने को नहीं मिलेंगे। इसलिए ये जो ड्रग है हमारा एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर जो है वो बहुत ही अच्छा ड्रग है। अगर आप बात करें ACE इनहिबिटर और एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर के बात में, ठीक है, ARB और ACE इनहिबिटर में, तो ARB जो है वो एक बेस्ट ड्रग रहेगा इसमें, क्योंकि इसके साइड इफेक्ट कम है, ठीक है। तो यहाँ पे इस ड्रग का हम क्या करेंगे, जो हमारे एंजियोटेंसिन 2 के जो रिसेप्टर हैं उसको हम ब्लॉक करेंगे, और ब्लॉक कर देगा उसको, तो उसकी वजह से हमारा BP लो हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो ड्रग है इनके नाम मैं कुछ ले रहा हूँ, जो ARBs है हमारे, जैसे कि जिन उसमें टन लगा होता है, ठीक है, जैसे लोसार्टन हो गया हमारा, कैंडीसार्टन हो गया, वेलसार्टन हो गया, टेलमिसार्टन हो गया, इर्बिसार्टन हो गया, जितने भी सार्टन वाले ड्रग हैं ये सब ARBs होते हैं, एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर होते हैं, ठीक है। और जो हमने पढ़े थे
अप्रैल वाले वो सब थे हमारे एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर, वो एसी इनहिबिटर थे। ठीक है, तो ये हमारे जितने भी सार्टन वाले ड्रग हैं ये सब हमारे ARBs हैं। अब इंडिकेशन क्या है, इंडिकेशन सेम होंगे एसी इनहिबिटर की तरह। देखिए हाइपरटेंशन में यूज करेंगे, बहुत अच्छा ड्रग है। हार्ट फेलियर में बहुत ही बेहतरीन ड्रग है। हार्ट फेलियर के पेशेंट है अगर, जैसे कि एसी इनहिबिटर था वैसे ही ये बहुत बढ़िया है, क्योंकि इसके साइड इफेक्ट कम है, तो हार्ट फेलियर में इसको यूज़ करना बहुत ही अच्छा रहता है। इससे कि हमारा मोर्टिलिटी रेट भी बहुत कम हुआ है इससे, क्यों जो हार्ट फेलियर के पेशेंट है वो लॉन्ग टर्म तक इसके सहारे चल सकते हैं या जीवित रह सकते हैं। ठीक है, फिर है हमारा पोस्ट MI, क्योंकि MI हुआ है, हार्ट पे लोड है, और उस लोड को कम करने के लिए हम क्या करेंगे, ARBs का यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि रेनिन के वजह से क्या होगा, हमारा वाटर रीअब्जॉर्प्शन होगा, आर्टरी कॉन्ट्रैक्शन होगा, वेसो कॉन्ट्रैक्शन होता है, उसके वजह से क्या होता है, हार्ट पे बहुत ज़्यादा लोड पड़ता है। ठीक है, तो उसमें हम इसको यूज़ कर सकते हैं। डायबिटीज़ के पेशेंट में बहुत अच्छा है। डायबिटिक जो नेफ्रोपैथी होती है उसमें ये उसको कम करने में बहुत फ़ायदेमंद है। मतलब जो उसका प्रोग्रेशन है, जिस तेज़ी से डायबिटिक नेफ्रोपैथी बढ़ रही होती है उसको ये कम करने में, उसकी स्पीड को स्लो करने में बहुत ही सहायक होता है। नेफ्रोटिक सिंड्रोम या CKD में भी इसको हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये था इसके बारे में, किसके, ARBs के बारे में, एंटी एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर के बारे में। तो एसी इनहिबिटर से अगर तुलना करें तो एसी इनहिबिटर से ARB जो है मच बेटर ड्रग होगा। ठीक है, और एसी इनहिबिटर और ARB को हम साथ में दे सकते हैं क्या, नहीं। तो इसे साथ में देना जो है एक बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। इसकी वजह से हो सकता है कि पेशेंट को सीवियर हाइपोटेंशन हो जाए, एकदम से BP लो हो जाए। और इसका साइड इफेक्ट की अगर मैं बात करूं तो हाइपर कैलीमिया, क्योंकि वाटर और सोडियम के रीअब्जॉर्प्शन को तो नहीं बढ़ाता, उसको तो जाने देगा। ये क्या करता है, हमारा बॉडी के अंदर पोटेशियम का एक्युमुलेशन करने लगता है, तो इसकी वजह से क्या होता है, हमारा हाइपर कैलीमिया होने लग जाता है बॉडी में। ये इसका एक साइड इफेक्ट है। ठीक है, ये इसका साइड इफेक्ट है। और ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन भी कुछ पेशेंटों में देखने को मिलता है, थोड़ा बहुत, इतना ज़्यादा नहीं है। तो ऑल ओवर देखा जाए तो ये ड्रग जो है हमारा डायबिटीज़ में देखा जाए, या हाइपरटेंशन में देखा जाए, या फिर नेफ्रोटिक सिंड्रोम में देखा जाए, या CKD के पेशेंट में देखा जाए, उसके लिए एक बेहतरीन ड्रग होगा। हार्ट फेलियर के भी बहुत अच्छा ड्रग है। ठीक है, इससे रिलेटेड कोई दिक्कत हो, इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। ठीक है, और कोई जो भी आपको कोई टॉपिक्स चाहिए हो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम से रिलेटेड, या इससे मतलब कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में जो भी कोई ड्रग हो या उसकी फार्माकोलॉजी से रिलेटेड हो, तो वो आप कमेंट कर सकते हैं। उस पर हम वीडियो बनाने का पूरा प्रयास करेंगे अपना। और अगर चैनल पे आप नए हैं, पहली बार वीडियो को देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो जरूर सब्सक्राइब करें। सो थैंक यू वेरी मच।